गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आज की जो सीरीज है यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझेंगे। और एक साथ देखा जाए तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। एक हमारा विश्व मानचित्र है, साथ में समसामयिकी की घटनाएं हैं और एक है कॉन्सेप्ट थ्रू जो ज्योग्राफी का सेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सीरीज चलाई जा रही है और आप सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। बीच में वीडियो आने में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, जिसके कारण से लगातार वीडियो नहीं बन पा रही है। लेकिन अतिशीघ्र हम पर डे आपको एक या दो वीडियो लेकर के उपस्थित रहेंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलता रहे। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका हम लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और समझते हैं। वैसे हम इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, किंतु परंतु कुछ भी नहीं। यह जो आपकी सीरीज होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, सबके लिए प्रासंगिक बनी रहेगी। चाहे वह आपका टीचिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे वह किसी आयोग का हो, पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, आरओ या कोई भी वैकेंसी हो, या हम कह सकते हैं सदाबहार सीरीज है। हर सीरीज में आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है हम इसका पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्थात हमको समझना है पर्यावरण का सैद्धांतिक पक्ष। क्या पढ़ना है? पर्यावरण का सैद्धांतिक पक्ष। और इसी को हम कहते हैं ऐतिहासिक पक्ष। क्या कह सकते हैं इसका? ऐतिहासिक पक्ष। तो चाहे हम ऐतिहासिक पक्ष की बात करें या हम बात करें सैद्धांतिक पक्ष की, दोनों पर्यावरण का यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट हम लोग, अगर हम वनडे के एग्जाम की बात करें या फिर किसी एग्जाम की बात करें, तो ज्यादातर इस पक्ष को एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इसको हम आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं कि यदि एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसके ऐतिहासिक पक्ष या सैद्धांतिक पक्ष को, तो पर्यावरण आपको एकदम नीट और क्लीन प्रकार से समझ में आ जाएगा, बहुत सहज शब्दों में। तो मान के चलते हैं कि इस पर आपका 3-4 क्लास लगेगा सैद्धांतिक पक्ष में, लेकिन यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके प्रत्येक प्रश्न बहुत सहजता से बन जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आता, प्रश्न यहां से भी आता है। हम लोग एक एक तथ्य को समझेंगे कि कहां कहां से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो आइए इसमें जो सबसे पहली चर्चा हमें करनी है वह समझते हैं। यहां पर जो सबसे पहला डिस्कशन है वह देखिए ये है कि इसके सैद्धांतिक पक्ष में हम कितने तथ्यों की बात करेंगे। सबसे पहला जो तथ्य है वो है निश्चयवाद। क्या है? निश्चयवाद। इसको हम समझेंगे कि निश्चयवाद क्या है। इसी निश्चयवाद को हम लोग प्रकृतिवाद भी कहेंगे। क्या कहते हैं? इसी को प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। तो प्रकृतिवाद, निश्चयवाद एक संकल्पना है। दूसरी जो संकल्पना आती है उसको कहते हैं हम लोग संभववाद। क्या कहते हैं? संभववाद। जो कि संभववाद के जो प्रणेता हैं ये हैं वाइडल डी ला ब्लास। कौन है? वाइडल डी ला ब्लास। हम लोग इनके विषय में समझेंगे। इसके पश्चात इन दोनों के प्रत्युत्तर में जो अगला सिद्धांत आता है उसका नाम है ट्रैफिक रूल। क्या है? ये है ट्रैफिक रूल है। और ट्रैफिक रूल का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है। साथ में एक संकल्पना और है, उसको भी हमको समझना है, और वह संकल्पना है प्रसंभववाद की। यहां पर अगर निश्चयवाद की हम बात करें तो निश्चयवाद के जो प्रणेता हैं ये है राइटजेल। कौन है? राइटजेल। अब ऐसा आप मत समझिएगा कि सर आप भूगोल का पूरा सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं। लेकिन आपको इतना अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप कभी निबंध लिखें, कभी इंटरव्यू में जाएं
या कभी मान लेते हैं इस पक्ष से प्रश्न भी पूछा, ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आता है, प्रत्येक एग्जाम में इन सब पक्षों से प्रश्न आते हैं, तो आपको पढ़ना है। निश्चयवाद रैटजल महोदय का है, और प्रकृतिवाद जो है यह अगस्त कामते का है। किसका है? अगस्त कामते महोदय का। तो हमको सब पर डिस्कशन करना है, लेकिन इस पर डिस्कशन यहां पर कंप्लीट नहीं होगा। यहां पे हम पर्यावरण में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे कि जिससे हमारा पर्यावरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चयवाद, उसके पश्चात पढ़ेंगे संभववाद, और फिर इन्हीं दोनों के प्रत्युत्तर में आता है ट्रैफिक रूल। किसका सिद्धांत है? ग्रिफिथ टेलर महोदय का। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहां पर हम पुनः लिख देते हैं निश्चयवाद, निश्चयवाद और इसके प्रत्युत्तर में जो आता है वो है संभववाद, और इन्हीं दोनों के परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत निकल करके हमारे सामने आते हैं, उनमें जो सिद्धांत हैं अर्थात मध्यम मार्गी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? ट्रैफिक रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रैफिक रूल। ये किसका है? तो ग्रिफिथ टेलर का है। इनका हमको पढ़ना है, ग्रिफिथ टेलर महोदय। फिर अगर हम देखें तो आता है एक जिसका नाम है प्रसंभववाद मॉडल। क्या आता है? प्रसंभववाद मॉडल। तो यहां पर प्रसंभववाद मॉडल है, और यह जो मॉडल है यह स्पेट महोदय का है। किसका है? स्पेट महोदय का है। इसके पश्चात अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना पड़ता है सियरा क्लब है। क्या है? सियरा क्लब है। फिर है क्लब ऑफ रोम है। क्या है? क्लब ऑफ रोम है, इसकी चर्चा की जाएगी। और इसके पश्चात जो एक सिद्धांत आता है वह जो है वह सबसे विशिष्ट है, और वह है स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो जो पर्यावरण की प्रॉपर शुरुआत और जगह होती है, या जो लोग सामान्यतया पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वह स्टॉकहोम सम्मेलन से ही डिस्कशन किया जाता है, जो 1972 की घटना है। कब की है? 1972 की घटना है। लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन को यदि हमको प्रॉपर ढंग से समझना है तो हमको निश्चयवाद समझना होगा, संभववाद समझना होगा, साथ में इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उसको समझना होगा, और उसी के परिणाम स्वरूप इन दोनों के मध्य में विवाद को समाप्त करने का काम किस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया है, स्पेट महोदय ने किया है, सियरा क्लब ने किया है, क्लब ऑफ रोम ने किया है, और फाइनलाइज जो इनके मध्य समस्याओं का समाधान हुआ है वो कहां पे हुआ है? तो उसका समाधान हुआ है स्टॉकहोम सम्मेलन में। तो हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन की भी चर्चा करेंगे, और जब इतना पढ़ लेंगे तो जाकर के हमारा अगला जो पार्ट शुरू होगा वह पार्ट होगा, आज हम एक प्रकार से कह सकते हैं सिलेबस का ही डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो 1972 की घटना है, ये है स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके पश्चात की जो घटना घटित होती है, ये घटित होती है 1987 की, और इसमें वर्टलैंड रिपोर्ट की बात होती है। किसकी बात होती है? वर्टलैंड रिपोर्ट की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर पहुंच जाएंगे 1988 की घटना है, जिसमें IPCC की चर्चा की जाएगी, और इसी के प्रति उत्तर में हम बात करेंगे कि इसका आता है AR1 रिपोर्ट आती है 1990 में, और इसी के जवाब स्वरूप 1992 में, कब? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है, और इसी को नाम देते हैं रियो सम्मेलन। अगर हम इसके पश्चात की बात करें, पृथ्वी सम्मेलन के पश्चात, तो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही, किसके दौरान? पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 की घटना है, यहां पर कई कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है जिसको हमको डिटेल में समझना होगा। सबसे पहली जो घटना घटित होती है यह मरुस्थलीकरण के लिए होती है। किसके लिए होती है? मरुस्थलीकरण। जिस पर जो निकाय काम करता है वो है UNCCD। उसके पश्चात एक निकाय बनता है जो जलवायु परिवर्तन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? जलवायु परिवर्तन पर। और इसके लिए जो निकाय बनाया गया है उसका नाम है UNFCCC। इसकी चर्चा हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर अगर हम बात करें
तो एक संस्था है जिसका नाम है जैव विविधता, जैव विविधता पर हम प्रॉपर चर्चा करेंगे। और इसके लिए बनाया गया है सीबीडी। क्या बनाया गया? सीबीडी। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। और इसको करने के साथ साथ अगर हम डिस्कशन करें तो आगे हमको क्या डिस्कशन करना है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि इन तीनों के परिणाम स्वरूप एक और कार्य होता है, और वो कार्य जो है वो देखिए क्या है वो भी समझ लेते हैं। इन तीनों का एक और सम्मिलित रूप है जिसको कहते हैं एजेंडा 21। क्या है? एजेंडा 21। तो हमारे पढ़ने का एक क्रम होगा। हम ऐतिहासिक पक्ष को पढ़ते हुए 72 की चर्चा करेंगे, 87 की चर्चा करेंगे, 88 की चर्चा करेंगे, 90 की चर्चा करेंगे, फिर 92 का जो पृथ्वी सम्मेलन है इसकी चर्चा करेंगे। और यहीं पर देखेंगे कि किस प्रकार से जैव विविधता की शुरुआत की गई है, जलवायु परिवर्तन की शुरुआत की गई है, और मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और अब इन सब की चर्चा हम लोग 1992 से करते हुए कहां तक जाएंगे? वर्तमान 2023 तक सबकी चर्चा करेंगे, चाहे वह मरुस्थलीकरण हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे जैव विविधता हो। और इतना ही पढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक एक पॉइंट आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी डेट को एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी क्रम में जब हम एजेंडा 21 की बात करेंगे तो एजेंडा 21 का डिस्कशन करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी समझ लेते हैं। ये जो एजेंडा 21 है यह 1992 की ही घटना है, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान की घटना है। इसी का रूप बदल के 2002 में रखा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और एक घटना होती है 2002 की, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और अगर हम बात करें फिर इसका रूप कौन लेता है तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो घटना है ये 2015 की है, जिसका कार्यकाल शुरू होता है 2016 से 2030 तक का। और इसी कालखंड में हम लोग वर्तमान में स्थित हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कितनी गोल हैं और कितने यहां पर टारगेट रखे गए हैं। सबकी चर्चा क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी। साथ में जो हमारा मरुस्थलीकरण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, और जैव विविधता पर भी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो ये पढ़ने का क्रम है। और इन सबको पढ़ने के पश्चात हम जो इसके पश्चात डिस्कशन करेंगे, इसी को पढ़ने के क्रम में हम ग्रीन हाउस गैस का प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? ग्रीन हाउस गैस। साथ में इसी से संबंध रखता है जलवायु परिवर्तन, इसकी चर्चा होगी। यहां पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी आप यकीन करिएगा पूरा विस्तृत डिस्कशन करेंगे, यहां पर कुछ भी छोड़ना नहीं हमें है। ये सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट डिस्कस की जाएगी। बाकी ज्योग्राफी का जो अन्य सेक्शन है उसमें हम प्रैक्टिस सीरीज पूरा कंप्लीट कराएंगे, विश्व मानचित्र पूरा कंप्लीट कराएंगे। जितने सीरीज यहां पर शुरू हुई सब पूरा कंप्लीट की जाएगी और आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट की जाएगी। तो इन सब पे आपको विश्वास करना है। साथ में हम डिस्कशन करेंगे ओजोन क्षरण पर, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किस पर? ओजोन क्षरण पर डिस्कशन करेंगे। साथ में अगर हम देखें तो प्रदूषण की पूरी चर्चा होगी कि प्रदूषण में कौन कौन से बिंदु हैं। साथ में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं और कुछ प्रमुख डेट हैं, उन सब पे भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो प्रमुख यहां पर निकाय हैं, इस पर भी डिस्कशन होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत का एनजीटी अस्तित्व में आया है। तो उन सब विषय वस्तुओं की भी चर्चाएं हम लोग कालक्रम में करेंगे। तो यह हमारा एक पढ़ने का क्रम होगा। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वह डिस्कशन होगा हमारा सैद्धांतिक पक्ष का, अर्थात निश्चयवाद का डिस्कशन होगा। तो आइए अब हम थोड़ा सा अपना आज प्रॉपर प्रारंभ कर लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने आपके सामने अभी स्ट्रक्चर दिया है, इसी स्ट्रक्चर पर हम क्रमबद्ध तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और हम प्रत्येक जो वीडियो है इसका पीडीएफ भी आपके साथ साझा कर लेंगे। तो आप दोनों को मिला करके आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है कि आज तक जहां भी हमने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया है लोगों ने सफलता को प्राप्त किया है, और आप भी अवश्य अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें, सबसे जो पहला पक्ष है वह पक्ष है निश्चयवाद। क्या है? निश्चयवाद। निश्चयवाद के जो प्रणेता हैं वो माने जाते हैं रैटजन।
क्या माने जाते हैं? रैट जल महोदय हैं। और एक प्रकार से देखा जाए इसके केंद्र बिंदु में क्या है, तो इसके केंद्र बिंदु में अर्थात यहां पर सर्वोपरि किसको माना गया है? तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। किसको माना गया है? प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति क्या है? सर्वोपरि है। अर्थात हमारे अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह प्रकृति है। तो यहां पर निश्चयवाद का क्या तात्पर्य होता है ये पहले हमको समझना है कि निश्चयवाद हम कहते किसे, क्योंकि अगर यह नहीं समझ में आया तो बातें सब बेकार हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि निश्चयवाद हम किसे कहते हैं, क्या? निश्चयवाद। निश्चयवाद का क्या तात्पर्य है ये हमको समझना है। तो बहुत सिंपल शब्दों में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि निश्चयवाद हम किसे कहते हैं। निश्चयवाद का तात्पर्य होता है कि जब मनुष्य की सभी गतिविधियों, इसको हटाते हैं यहां से क्योंकि बहुत कारना पे हो गया। जब मनुष्य की सभी गतिविधियों का निर्धारण, या जब मनुष्य की सभी गतिविधियां प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा निर्धारित, निर्धारित या सुनिश्चित की जाती है, या सुनिश्चित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाद। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति जैसा चाहती है हमको उसी के जैसा रहना पड़ता है। तभी तो कह रहा है जब मनुष्य की सभी गतिविधियां प्रकृति के द्वारा निर्धारित या सुनिश्चित की जाती हैं तो उसे कहते हैं निश्चयवाद, या इसी को कहते हैं हम लोग प्रकृतिवाद। तो इसी को निश्चयवाद भी कह देते हैं और इसी को हम प्रकृतिवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद भी कहते हैं। जबकि प्रकृतिवाद के प्रणेता कौन है? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि प्रकृतिवाद के जो प्रणेता हैं ये आपके हैं अगस्त कामते। कौन है? अगस्त कामते। लेकिन मेन सेंस आपको समझना है निश्चयवाद को, जिसकी परिभाषा हमने यहां पर लिखा है। लेकिन आप खुद सोचिए, प्रकृति जैसा चाहती है या प्रकृति हमारी सभी गतिविधियों को निर्धारित करती है, तो यह प्रकृति कैसे कर लेती है? अर्थात इसके लिए हमारे अंदर भी कुछ एबिलिटी होनी चाहिए। मान लेते हैं आप किसी से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर वह क्षमता होगी तभी तो वह कार्य करेगा, कि हमारे चाहने से वो कार्य कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति जैसा चाहती है हम वैसा तभी कर पाएंगे जब मेरे अंदर वह क्षमता होगी। क्योंकि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से आज तक इस पृथ्वी पर बहुत सी वनस्पतियां, बहुत से प्राणी आए और समय के साथ वो विनष्ट होते चले गए, समाप्त होते चले गए। क्यों? प्रकृति जैसा चाहती थी वह उसके अनुसार रह नहीं पाए और समाप्त हो गए। लेकिन मनुष्य इन सभी विषम परिस्थितियों को पार करते हुए आज भी अपने अस्तित्व को बना करके रखा है। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य के अंदर कुछ क्षमताएं हैं जिसके कारण प्रकृति जैसा चाहती है उसी की जैसा मनुष्य हो जाता है। अभी तो कर पाएगा, क्योंकि प्रकृति जब सभी गतिविधियों को निर्धारित करती है तो इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर भी कुछ क्षमताएं हैं, तब तो ऐसा कर पा रहा है। तो इसी को हमें समझना है। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार, मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। क्या करना? ढालने या अनुकूलन। इसी को कहते हैं एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। करने की क्षमता रखता है, करने की क्षमता रखता है। भाई अगर क्षमता होगी तभी तो प्रकृति हमारी सभी गतिविधियों को निर्धारित करेगी। अगर मेरे अंदर क्षमता नहीं है और प्रकृति चाह रही वैसा, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा तभी कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर वह एबिलिटी है, वह योग्यता है, वह पोटेंशियल है, तब जाके हम वैसा व्यवहार कर पाएंगे। और यह जो क्षमता है मनुष्य के अंदर,
यह क्षमता किस रूपों में है? तो यह क्षमता जो है मनुष्य की शारीरिक क्षमता है। कौन सी क्षमता है? शारीरिक प्लस बौद्धिक प्लस आनुवांशिक। कौन सी है? आनुवांशिक। और इन सब रूपों से मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। और इसीलिए मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अन्य प्राणी के पास ये तीनों क्षमताएं नहीं होती हैं, लेकिन मनुष्य के पास ये तीनों क्षमताएं एक साथ हैं। इसलिए प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य उसी के जैसा अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। और यह क्षमता मनुष्य को क्या करता है? इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। और इसी विशिष्टता के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या करता है? अनुकूलित कर लेता है, ढाल लेता है। जबकि इस धरती पे बहुत सी अन्य प्राणी और वनस्पतियां हैं, लेकिन उनके पास तीनों क्षमताएं एक साथ नहीं होती हैं। इसलिए प्रकृति जैसा चाहती है उसके जैसा उनका व्यवहार हो नहीं पाता और समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य प्रकृति जैसा चाहती है उसी के जैसा व्यवहार कर लेता है, क्योंकि मनुष्य विशिष्ट प्राणी है। और इसी विशिष्टता के कारण वह प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या करता है? अनुकूलन करता है या ढालने की क्षमता रखता है। तो इतना डिस्कशन आज के क्लास में हम लोगों ने किया है। और अब इसके पश्चात अगला जो सेशन होगा उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य अपने आप को अनुकूलन करता है, उसके अनुकूलन के क्या चरण होते हैं, उसको हम पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।